तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान का पहला बयान सामने आया है। पाकिस्तान किसी भी तरह खुद को तहव्वुर हुसैन राणा से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो पहला बयान सामने आया है, पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा ने 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेज को रिन्यू नहीं किया है। उसकी जो नागरिकता है वो कनाडा की है और ये साफ है, इस बयान से तो साफ लगता है कि पाकिस्तान तहव्वुर राणा से, क्योंकि अब पाकिस्तान की पोल खुलने वाली है, तहव्वुर राणा से खुद को दूर करने के लिए बिलबिला रहा है पाकिस्तान। क्योंकि राणा मुंबई के 26/11 हमलों में पाकिस्तान की सीधी भूमिका को बेनकाब कर सकता है और इसीलिए तहव्वुर हुसैन राणा का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो जानना बेहद जरूरी है। आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं, वहां पर पैनी निगाह उनकी है। मेरे साथ इस समय सुशांत सरीन जुड़ रहे हैं, सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में। आरजू, आपके पास आऊं उससे पहले सुशांत, पाकिस्तान का इस तरह से बिलबिलाना, यह कहना कि यह हमारा नहीं है, आमतौर से पाकिस्तान अपनी सेना के लोगों के साथ करता नहीं है। हालांकि कैप्टन राणा भगोड़ा था पाकिस्तान की सेना से, लेकिन मेजर इकबाल समेत हाफिज सईद, मेजर इकबाल पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था। आखिर पाकिस्तान इतना बिलबिला क्यों रहा है आपकी दृष्टि में, सुशांत? गौरव, आपका ये कहना कि पाकिस्तान अपनी सेना के लोगों के साथ ऐसा नहीं करता, चाहे वो पूर्व सैनिक हो। कारगिल में तो जो सैनिक उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने उनको त्याग दिया था और ये कहा था कि हम तो जानते ही नहीं है ये लोग कौन है। उनके तो शव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये तो भारतीय सेना को जी उनके शवों को दफनाना पड़ा था। तो एक तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी दूसरी चीज ये है कि एक लिहाज से ये पाकिस्तानी रियासत की जो बेशर्मी है, और जो एक 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 जिसे आप कहें, एक इन योर फेस जिसको बोलते हैं ना कि हाँ जी हमने कर दिया तो क्या हुआ, हम तो नहीं मानते, ये उस तरीके का रवैया जो है उनका, ये उसको दर्शा रहा है। बेहतर तो ये होता, और अगर जब पाकिस्तानी सचमुच में संजीदा हैं और रंजीदा हैं कि जो मुंबई में इन्होंने हमले करवाए अपने आतंकियों का इस्तेमाल करके और भारत के 160 170 लोगों को उनका नरसंहार किया और उस पर उनको निदामत है, तो फिर पाकिस्तान को मानना चाहिए कि हाँ आप बताइए, हम आपको पास क्या इंफॉर्मेशन है, हम उन सब लोगों को जो इसमें दोषी हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे। हम बड़े शर्मिंदा हैं इस बात से कि हमारे लोग यहां पर आए, लोग तो सारे इन्हीं के थे। अच्छा, ये तहव्वुर राणा जैसे जो क्रिमिनल्स हैं, जो आईएसआई के स्लीपर सेल बना के दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में इनको सेटल करवाया जाता है, वहां पर इन लोगों को कौन सेटल करवाता है वहां पर? ये अपने तय तो नहीं होते। इनको वहां पर जो इनका धंधा पानी चलता है, इनको जो बिजनेस में शुरुआत होती है, वो सारा ये पाकिस्तान की आईएसआई इनको वहां पर महफूज आप रखती है। बिल्कुल सही कह और रहे हैं, ये एक और पाकिस्तान चीज, पाकिस्तान की एक आईएसआई ही कराती है। लेकिन एक छोटा सा, पहला क्योंकि आपने क्रिमिनल कारगिल ऐसा का नहीं जिक्र है। किया, आपने कारगिल का जिक्र किया, तो मैं आप बता दूं कि पाकिस्तान इतना कुटिल देश है, और मैं क्योंकि कारगिल की लड़ाई कवर कर रहा था तो बताऊं कि उस समय उसने अपने जवानों की डेड बॉडीज नहीं एक्सेप्ट की, लेकिन जो उसके अफसर मारे गए थे, अफसरों की बॉडी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की। और पाकिस्तान के डीजीआईएसआई ने भारत के डीजीएमआई से कांटेक्ट किया कि फला फला अफसर इस दिन मारा गया है सियाचिन के बेस पे, उसकी डेड बॉडी दे दीजिए क्योंकि उसके माता पिता बहुत डेस्परेट हैं। इतना कुटिल है पाकिस्तान। और इसीलिए आरजू, अब जो पाकिस्तान किनारा गौरव गौरव एक सेंटेंस जी बोलूंगा। जिस अब पर्टिकुलर अफसर की आप बात कर रहे हैं, वो एक एलीट का अफसर था, अब एक बड़े ऊंचे खानदान का था। जो बहुत ऊंचे नॉर्मल खानदान मिडिल का। क्लास या लोअर क्लास के जो अफसर बनते हैं ना, जी उनके उनके लिए कुछ नहीं करते। अगर आसिम मुनीर आज छोटा लेवल का अफसर होता, तो जिस तरीके का उसका खानदान है, जो जानता भी नहीं है, कि उसको खुद नहीं पता उसका खानदान क्या है, इन लोगों के बारे में कोई नहीं बॉदर करता। ये जी, अगर ऊपरी तबके के लोग हैं उनके ऊपर बॉदर करते हैं, वैसे नहीं ये बॉदर करते किसी फ्यूडल के लिए। माइंडसेट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आरजू, पाकिस्तान किनारा तो कर ले, लेकिन फैक्ट्स तो निकल कर आएंगे ना। अगर पाकिस्तान का नागरिक नहीं है तो पाकिस्तान की ओरिजिन का, था तो पाकिस्तान की सेना में, था तो संपर्क दाऊद गिलानी चाहे अपने आप को डेविड कोलमैन हेडली बोल दे, उसके संपर्क में था, हाफिज सईद के संपर्क में था, मेजर इकबाल के संपर्क में था। ये सब तो डॉक्यूमेंट्स निकल कर आएंगे। तो क्या सुशांत सरीन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बेशर्मी दुनिया के सामने उजागर होगी? देखिए गौरव, बेशक जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स निकल कर आ जाएं, पाकिस्तान अगर ये कहना चाहेगा या कह रहा है कि ये हमारा सिटीजन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये 20 साल से बाहर था या किसी और कंट्री की नेशनलिटी इसके पास थी,
तो वो डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस आदमी के साथ। ये बाहर जाकर कुछ भी करता है, उससे पाकिस्तानी स्टेट अपने आप को नहीं जोड़ेगी, और अगर जोड़ेगी तो जाहिर है फिर उसको और बहुत से लोगों को निकालना पड़ेगा, चाहे वो हाफिज सईद हो या दूसरे, उनके लिए भी मानना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे आपने भी बताया कि अभी मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट आया है, वो डेफिनेटली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें कोई हैरत नहीं हुई है सुनकर के। उन्होंने पहले भी यही कहा था कि ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है और ना ही इसका कोई लेना देना है। पहले फौज में था, रिटायरमेंट के बाद ये जहां भी जाता है वो इसका अपना मामला है, उसके साथ पाकिस्तान की स्टेट या फौज को ये नहीं जोड़ रहे। तो क्या सुशांत सरीन ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान मेजर इकबाल कौन है? ये जिस मेजर इकबाल के बारे में बात करेगा, और इस समय हमारे साथ एसपी वैद, पूर्व डीजीपी जेएनके भी जुड़ गए हैं। वैद साहब, क्या पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब होने वाला है? क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा कोई साइडी कैरेक्टर नहीं था, जैसा कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेन नहीं था। ये तो असल में डेविड कोलमैन हेडली का भी बाप था। इसी के इशारे पर डेविड कोलमैन हेडली भारत आया था, इसी की कंपनी के लिए आया था, इसी ने पैसे अरेंज किए थे डेविड कोलमैन हेडली के लिए भारत में। तो क्या ये पाकिस्तान को बेनकाब कर सकता है? गौरव, नमस्कार आपको और मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए गौरव, मैं तो 35 साल जम्मू कश्मीर में झेला है पाकिस्तान आईएसआई के, और मैं इनके तरीके जानता हूँ। ये जिस तरह से इसको वहाँ एजेंसी खोल के दी, ये सारे कारनामे पाकिस्तान की आईएसआई, भारत में बहुत सारे स्लीपर सेल्स बनाए जाते हैं, और वही तरीका इन्होंने मुंबई इस अटैक में किया। इसको किस तरह से फ्रंट में एक बनाया, एक एजेंसी खुलवा के दी, उसका फाइनेंस कहाँ से आया, और जो डेविड कोलमैन हेडली ने 2 मेजर्स का नाम लिया है, मेजर इकबाल और दूसरा मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा जी। तो आईएसआई के 2 मेजर हैं। क्या वो इतना बड़ा मैन स्लॉटर बिना आईएसआई चीफ के अप्रूवल के कर सकते हैं? आई हैव माई डाउट्स। नथिंग हैपन्स लाइक दिस, कि आप इतना बड़ा हमला जिसमें 10 टेररिस्टों को भेज रहे, और ये जो पाकिस्तान प्रिटेंस लेता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स, तो पूरी पाकिस्तान ही नॉन स्टेट एक्टर्स की भरी हुई है, कोई ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। मैं समझता हूँ नंबर 1 अक्यूज शुड बी the then ISI chief and the then army chief. Can ISI chief undertake such a major terror attack, manslaughter like this in Mumbai without Pakistan Army Chief's approval? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल इस समय कुछ हलचल नजर आ रही है पालम टेक्निकल एरिया में, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर। आपको सीधे लिए चलते हैं, वहीं मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या बता सकते हैं आप हमें, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के बिल्कुल एक कॉन्वॉय में, बख्तरबंद गाड़ियों का कॉन्वॉय मैंने सुना है तैयार किया जा रहा है, कब तक लाया जाएगा उसको एनआईए के दफ्तर राणा को? देखिए, टाइम तो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब एक बार तहव्वुर राणा को लाया जाएगा तो तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एयरपोर्ट पर सबसे पहले अंदर पूरी की जाएंगी, और उसके बाद चूंकि इसमें काफ़ी गोपनीयता बरती जा रही है गौरव, जो तमाम एजेंसियां हैं उनके जरिए, क्योंकि और साथ साथ गोपनीयता के साथ साथ जो तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं वो किए जा रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊँ तो इस पूरे इलाके में सुबह से पुलिस की बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनकी मूवमेंट देखने को मिली, और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट, चाहे वो T3 हो, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो हिस्सा है, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी दिखी है, वहाँ पर पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई है, बल्कि एयरपोर्ट से लेकर के जो पूरा एनआईए का जो ऑफिस है वहां तक हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है। और जब यहां से निकलेगा तहव्वुर राणा, जब यहां पर आ जाएगा, जो तमाम फॉर्मेलिटीज होंगी उसको कस्टडी में लिया जाएगा, और उसके बाद जब निकलेंगी तो उस रूट को भी बंद किया जाएगा जिस रूट से ये पूरा का पूरा काफिला निकलेगा। और चूंकि ये एक यहां से एयरपोर्ट से लेकर के एनआईए ऑफिस तक 2 से 3 रास्ते हैं, तो आखिरी तक ये चीजें क्लियर नहीं होती, ये एजेंसीज अपने से आखिरी वक्त में तय करती है। ये बहुत बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि केवल एक रास्ता नहीं, 2 से 3 अलग अलग रास्ते हैं, जिनमें से किसी भी रास्ते से उसको ले जाया जा सकता है। एनआईए की चार्जशीट से तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई हमले से पहले तहव्वुर हुसैन राणा ने अपनी पत्नी सम्राज राणा अख्तर के साथ भारत के
कई शहरों का दौरा किया था। राणा ने 13 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़, आगरा और हापुड़ के अलावा राजधानी दिल्ली, उसके बाद वो केरल गया, कोची, फिर गुजरात गया, अहमदाबाद और फिर महाराष्ट्र आया, मुंबई का दौरा किया। शुरुआत में उसकी योजना इन शहरों में यहूदियों के प्रार्थना स्थलों पर हमला करवाना था। यहूदियों के प्रार्थना स्थल जिन्हें शबाड हाउस कहा जाता है, मुंबई में आतंकवादियों ने ऐसे ही एक शबाड हाउस को निशाना बनाया भी था। बड़ी बात इस समय निकल कर आ रही है और यह दिखाता है सुशांत सरीन की कितना विस्तृत उसके पास भारत के बारे में जानकारी थी। भारत के अलग अलग शहरों में आप सोचिए कहां हापुड़ तक आ गया, आगरा तक चला गया और आगरा में भी वो ढूंढ रहा था कि यहां यहूदी कहां आके रहते हैं। कोई ना कोई तो उसकी लोकल मदद कर रहा होगा जिसके बारे में 17 वर्षों में भारत को पता नहीं चला। क्या अब वो कई जानकारियां सामने आ सकती हैं सुशांत? यार गौरव, हम लोग ना अक्सर भूल जाते हैं पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ आतंकवाद किया उसको एक शख्स था, आपको याद होगा, उमर सईद शेख, जिसको इन्होंने छुड़वाया था हाईजैकिंग के बाद। वो कहां पर पकड़ा गया? वो भी तो यूपी के एक छोटे से शहर में, शायद हापुड़ के आसपास ही एक शहर बिल्कुल था, सही कहा आपने, जहां पर इनकाउंटर हुआ था, वहां से उसको पकड़ा था। वो क्या कर रहा था? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट, दुनिया भर घूम चुका था। वो हापुड़ जैसे एक छोटे से कस्बे में क्या कर रहा था? उसी एरिया में कहीं पे था, मैं वो जगह एग्जैक्ट जगह भूल रहा हूं। तो ये एक इनका वतीरा रहा है। आगरा एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मुंबई भारत का इकोनॉमिक कैपिटल है, तो वहां पर जहां पर ज्यादा नंबर में टूरिस्ट जाता है, वहां पर अगर आप यहूदियों को या गोरों को मारना चाहते हैं तो इससे बेहतर आपको टारगेट क्या मिल सकता है? तो एक तो वो बात समझ में आती है। लेकिन गौरव, मैं एक दो चीजें जरूर यहां पर बोलना चाहूंगा। देखिए, जब ये 26/11 के हमले हुए ना, इसमें हमारी भी गलती थी। हमारी गलती ये थी कि जब ये हमले हुए, और ये जो सवाल आपने अभी वैद साहब से पूछा, मैं उसके संदर्भ में ये बात कर रहा हूं जी, कि ये संभव नहीं था कि इतना बड़ा अगर हमला हुआ है तो आईएसआई के टॉप लेवल में या पाकिस्तान फौज के टॉप लेवल में इसकी जानकारी ना हो। उस जमाने में पाकिस्तान फौज के जो सरबराह थे वो थे अशफाक कियानी, जो कि आर्मी चीफ बने बाद में, पहले आईएसआई के चीफ रह चुके थे जिस जमाने में ये प्लान बना होगा। उस पहला इन्होंने पैंतरा उस समय ये खेला कि यार ये तो प्लान बना था, ये तो एक ऐसी ड्राइंग बोर्ड पे था और ये आतंकियों ने चोरी कर लिया। ये सलीम शहजाद इनका एक जर्नलिस्ट होता था जिसको आईएसआई के लोगों ने मारा था, ये रिपोर्ट पब्लिश की ताकि आईएसआई का नाम बीच में से हट जाए। दूसरी हमारी गलती थी क्योंकि हमारा एक लव फेस्ट चल रहा था पाकिस्तानियों के साथ, हम मोहब्बत के और अमन की आशा बढ़ा रहे थे इनके साथ। तो उस समय हमारे यहां पर ऑफिशियल स्तर पे ये बोला गया, भाई हम पाकिस्तान की रियासत को नहीं ब्लेम करते, हम नॉन स्टेट एक्टर्स को ब्लेम करते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी आपको खामियाजा पता लग गया कि नॉन स्टेट एक्टर बारे में तो सुशांत सिंह, मैं चाहता हूं आप विस्तार से इस पर मुझे बताएं, खासतौर पर वो कि ये जो पाकिस्तान के साथ लव फेस्ट चल रहा था और हिंदू आतंकवाद बनाने की कोशिश, जो साजिश चल रही थी, उसके बारे में भी मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले आरजू, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और अब खुलकर सामने आएंगी, और अब आपने भी समझ लिया है कि जो लव फेस्ट जिसका सुशांत सरीन जिक्र कर रहे हैं, 2008 में लव फेस्ट चलता था पाकिस्तान के साथ, वो अब तो नहीं चलता नरेंद्र मोदी सरकार में। क्या अब पाकिस्तान को लगता है कि एक बार बालाकोट हो चुका है, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, तहव्वुर राना को हम भारत ला चुके हैं, पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हैं इस समय और नामालूम अफराद पाकिस्तान में आपका घूम ही रहे? लेकिन जो ये अननोन गनमैन की बात आप कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान कहता है कि वो भारत करवा रहा है। भारत से जो है वो अफगानिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ भेज के इन लोगों को के ऊपर गोलियां चलवाई जा रही हैं, ये तो कहा ही जा रहा है। लेकिन जहां तक आपको लगता है कि पीएम मोदी हैं तो ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान को भी ऐसे ही लगता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तब तक पाकिस्तान के भारत के साथ टर्म्स ठीक नहीं होंगे। तो इसीलिए शायद इमरान खान ने भी कहा था जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जब तक मोदी हैं जब तक भारत के साथ बातचीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। भारत के साथ बातचीत नहीं हो सकती,
भारत तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और पाकिस्तान को भारत ठोक देगा अगर पाकिस्तान आतंक फैलाएगा। यही गलत फैलाया जाता है आरजू पाकिस्तान में, और हम जानते हैं अगर आप कहेंगी तो आपको समस्या हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास यह है आरजू कि पाकिस्तान के लोग समझे भारत तो दोस्ती चाहता है लेकिन पाकिस्तान आतंक नहीं छोड़ना चाहता, तो दोस्ती संभव नहीं है। क्या यह पाकिस्तान में कोई लोग ऐसी ये बात समझते हैं? देखिए, काफी लोग ये बात समझते हैं और काफी लोग ये बात करने भी लगे हैं। शायद इसी वजह से जो है वो सोशल मीडिया को भी डाउन किया गया है और यहाँ पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, क्योंकि अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है और लोग इस बात को अब सपोर्ट नहीं कर रहे कि हमें भारत के साथ ये सब कुछ करना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त ये बात मानी थी कि मुंबई अटैक में पाकिस्तान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, तो आप जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट उस वक्त चली गई थी और उसके बाद से उनको कई बार हटाया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर हामिद मीर साहब की बात करें जिसने कहा कि अजमत कसाब के घर वो पहुंचे थे, उनको भी ये बात अपनी जो है वो वापस लेनी पड़ी थी और उन्होंने भी बाद में इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे भारत प्रेशर तो है, लोग बात करना चाह रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन रोका जा रहा है। आप सुरक्षित रहिए आरजू, हमारे साथ आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत सरीन और एसपी वैद मेरे साथ बने रहेंगे।